नमस्कार, शंखनाद में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभांकर मिश्रा। आज हिमाचल में मतदान जो है वो खत्म हो गया, तो वहीं गुजरात में चुनावी पारा बढ़ता जा रहा है। हर पार्टी अपना अपना दांव खेल रही है और इस बीच कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया जिसमें वादों का लंबा चौड़ा पिटारा देखने को मिला। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात जो है वो इस घोषणा पत्र में उस ऐलान को लेकर है कि अगर कांग्रेस की सरकार गुजरात में आ जाती है तो फिर नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदल दिया जाएगा। और इसे लेकर अब गुजरात में सियासी पारा काफी गर्म हो चुका है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। गुजरात के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम का स्टेडियम बना हुआ था यार। स्टेडियम बनने के बाद में आप कैसे वापस उसका नाम बदल सकते हो नरेंद्र मोदी जी नाम का। कांग्रेस के चुनावी जन घोषणा पत्र में युवाओं के रोजगार की बात है, महिलाओं के लिए भी कई सौगात है, सरकार बनने पर किसानों के हालात बेहतर करने का विश्वास है। लेकिन गुजरात में कांग्रेस के संकल्प के एक वादे ने सूबे का सियासी ताप बढ़ा दिया है। विधानसभा की चुनावी जंग को सरदार पटेल तक ला दिया है, क्योंकि कांग्रेस ने वादा किया है कि सत्ता में आने पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदला जाएगा, स्टेडियम को फिर सरदार पटेल का नाम दिया जाएगा। प्रधानमंत्री के नाम का स्टेडियम गुजरात के अलावा भी कहीं बन सकता था नरेंद्र मोदी के नाम का, वो उससे बड़ा होता है, इससे कोई ऐतराज नहीं होता। एक नामांकन होने के बाद में कैसे आप बदल सकते हो। घोषणा पत्र जारी करते हुए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने इसका वादा किया और फिर दलील देकर इस वादे की वजह भी समझा दी। इसमें काफी लोग मिले थे, वो क्या हमने अभियान चला रखा पूरे गुजरात के अंदर कि सरदार पटेल का नाम पहले था स्टेडियम का, उसको बदल के मोदी जी के नाम का नहीं करना चाहिए था। तो मैंने कमेंट किया भाई कि अच्छा होता ये स्टेडियम है, इससे बड़ा स्टेडियम बन जाता, उसका नाम मोदी जी का होता। क्योंकि एक बार नामांकन होने के बाद में हमारे यहाँ संस्कार संस्कृति ऐसी है देश के अंदर कि बाद में कोई बदलता नहीं। मैंने कभी देखा नहीं है, पहली बार सुन रहा हूँ मैं यहाँ नाम बदला गया है। तो ये परंपरा क्यों डाली गई है मुझे नहीं मालूम है। मेरा मानना है कि नाम बदलने की परंपरा कायम हो गई पूरे देश के अंदर, सब नेताओं के नाम बदलते जाएंगे तो नई पीढ़ी कहेगी ये क्या हो रहा है। तो ये जो परंपरा क्यों डाली गई है, क्यों हुआ है, नामांकन पटेल साहब के नाम का किस रूप में हुआ या नहीं वो मुझे मालूम नहीं है। अगर हुआ है तो ये परंपरा नहीं होनी चाहिए। चलिए, आम आदमी पार्टी से ये पूरा कितना अलग होगा ये मैनिफेस्टो, इसको आप फ्री की रेवड़ी। पार्टी फर्जी पार्टी है, खाली दिल्ली में उन्होंने कुछ काम करके दिखा दिया। छोटा सा यूटी है, यूनियन टेरिटरी की तरह वो स्टेट नया बना है, वो अपनी मार्केटिंग करने के लिए करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, 500-700 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं आपके केजरीवाल जी मार्केटिंग के लिए। पूरी मीडिया को पैकेज देते वो लोग। कांग्रेस ने सरदार पटेल के नाम पर गुजरात के वोटरों को साधने की कोशिश की तो बीजेपी ने इसका जवाब दिया। इतिहास का हवाला देकर कांग्रेस से तीखा सवाल किया। सरदार साहब की मृत्यु के बाद कोई कांग्रेस का नेता बताए कि 8-10 वर्षों तक कोई एक योजना जो कांग्रेस सरकार ने शुरू की हो उनके नाम पे, कोई एक संस्थान जो शुरू किया हो उनके नाम पे, वो 1958-60 के बाद शुरू हुआ। भारत रत्न तो अलग की बात है। इतनी बड़ी मूर्ति जो विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति, भारत की एकात्मता की प्रतीक और भारत की एकता को स्थापित करने वाले महापुरुष सरदार पटेल को समर्पित, आज तक हमें कोई ध्यान नहीं है कि कांग्रेस के किसी नेता ने जाकर उस मूर्ति के दर्शन भी किए। कांग्रेस के इस ऐलान पर गुजरात में प्रचार में जुटे ओवैसी भी सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के इस ऐलान को बेवजह बता रहे हैं। अरे महंगाई मुद्दा है, तनख्वाहें कम हो जा रही हैं, बेरोजगारी मुद्दा है, सिविक कम्युनिटीज गुजरात में नहीं है, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को रोड पर लाकर एक तमाशा बना के उनको पीटा जा रहा है, मोरबी का ब्रिज से 150 लोग मर गए, अब इनको स्टेडियम की पड़ी है। इस बीच कांग्रेस अपने चुनावी वादों के दम पर गुजरात में जीत की बात कर रही है। हिमाचल प्रदेश की तरह गुजरात में भी ओपीएस का जिक्र कर रही है। वहाँ खुले में लोग हल्ला कर रहे हैं, कर्मचारी, किसी कीमत पर आप हमें ओपीएस लागू कीजिए। यहाँ भी कर्मचारी में गुस्सा है, पर यहाँ भय है, साथ में भय के कारण कर्मचारी बोल नहीं पा रहा बेचारा। यहाँ का भला कर्मचारी है, मन के अंदर आक्रोश उसके भी है, क्योंकि सब चाहते हैं सोशल सिक्योरिटी मिले मुझे बुढ़ापे के अंदर, जब मैं रिटायर होता हूँ, कौन नहीं चाहेगा। हमने पहल करी है। उधर बीजेपी कांग्रेस के हर एक वादे पर सवाल उठा रही है।
पिछले कुछ साल में हुए विधानसभा चुनाव की याद दिला रही है। याद करिए 2018 के चुनाव में जब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में किसानों के कर्जे के ऊपर शायद आपको राहुल गांधी जी को फुटेज याद हो, 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 दिन में नहीं हुए तो खत्म कर देंगे। आज 4.5 साल होने को आ गए। पूछिए, बेरोजगारी भत्ता 5,000 रुपए देने की बात कही थी, यहां तो 3,000 रुपए का कमिटमेंट कर रहे हैं, दे दिया राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। गुजरात में कांग्रेस बीते 27 साल से सत्ता से बाहर है। अब चुनावी जन घोषणा पत्र के साथ पार्टी नेता प्रचार में उतरेंगे, गुजरात की सत्ता में बदलाव की कोशिश करेंगे। हालांकि गुजरात में कांग्रेस की ये राह अब और मुश्किल हो गई है, क्योंकि मुकाबले में अब आम आदमी पार्टी भी खड़ी है। पार्टी फर्जी पार्टी है, खाली दिल्ली में उन्होंने कुछ काम करके दिखा दिया। छोटा सा यूटी है, यूनियन टेरिटरी की तरह वो स्टेट नया बना है, वो अपनी मार्केटिंग करने के लिए करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, 500-700 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं आपके केजरीवाल जी मार्केटिंग के लिए। पूरी मीडिया को पैकेज देते वो लोग। आप बताइए कि मैं उनको पूछता हूँ कि आपने हिमाचल से पूरा विड्रॉ क्यों किया अपना आपको? कांग्रेस का दावा है कि घोषणा पत्र बनाने में आम लोगों की राय ली गई। अब देखना होगा कि कांग्रेस का चुनावी वादा गुजरात के लोगों को कितना भाएगा। क्या स्टेडियम से पीएम मोदी का नाम हटाने वाला दाव कांग्रेस को वोट दिलाएगा? अहमदाबाद से सौरभ अख्तानिया के साथ गोपी खांगर, आज तक। इधर गुजरात में घमासान जारी है तो वहीं आज हिमाचल में जनता ने अपना फैसला ईवीएम मशीन में कैद कर दिया है। शाम 5 बजे तक हिमाचल प्रदेश में तकरीबन 66% वोटिंग हुई। वहीं मतदान के दिन आज कई दिग्गज नेता भगवान के दर पर भी नजर आए। हिमाचल में मतदान का दौर चला तो नेताओं ने भगवान का रुख किया। वोटिंग बूथ पर मतदाताओं की कतार लगी तो मंदिरों में नेताओं का तांता लगना शुरू हो गया। हिमाचल में कांटे की टक्कर है, ऊंट किस करवट बैठेगा कोई नहीं जानता। दावे दोनों ओर से जरूर हो रहे हैं, लेकिन सब जानते हैं मुकाबला मुश्किलों भरा है, इसीलिए पूजा पाठ जरूरी है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। हिमाचल के बड़े चेहरों की भक्ति आपके सामने है। आज अग्नि परीक्षा का दिन है, दावे भी भरपूर हो रहे हैं। जहाँ तक भाजपा के बड़े नेताओं का सवाल है, वो इस तरीके की जो बात करते हैं कि परिवारवाद और ये सब, वो पहले अपने अंदर तो झांक के देख ले कि आप लोग क्या कर रहे हो। आपके परिवार के बच्चे कितने आगे आए हैं। हमने तो कभी भी ये परिवार की बात नहीं की है। ठीक है, हम लोग उस परिवार से बिलोंग करते हैं जिसमें बहुत बड़े लंबे अरसे तक हिमाचल प्रदेश में जिन्होंने शासन किया। माननीय वीरभद्र सिंह जी, उन्होंने यहाँ 6 बार मुख्यमंत्री रहकर यहाँ की डेवलपमेंट की है। हर किसी ने प्रयास किया कि कोई खड़ा ना हो, कोई बाकी ना हो, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कुछ लोग खड़े रहे। लेकिन जनता जानती है कि अगर पार्टी को वोट देंगे जो सरकार बना रही है तभी लाभ होगा, तभी जाकर जन कल्याण की नीतियां भी जन जन तक पहुंच पाएंगी, विकास कार्य भी हो पाएंगे। लोगों ने कांग्रेस की सरकार को देखा कि जब कांग्रेस 2012 से 17 तक राज्य में थी ना, ये तब कुछ कर पाई जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। हिमाचल का विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया, इंडस्ट्रियल पैकेज को कम कर दिया, अटल टनल का काम स्लो डाउन करवा दिया। वोटिंग बूथ में भी दिग्गज नेता वोट डालने पहुंचे तो वहीं अपनी पार्टी की जीत की हुकार भरी। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का गृह क्षेत्र है। ऐसे में जेपी नड्डा परिवार के साथ बिलासपुर में वोट डालने पहुंचे। रिवाज बदलेगा या क्योंकि जो रही है परंपरा, एक बार दूसरी पार्टी की सरकार, एक बार दूसरी पार्टी की सरकार, इस बार क्या कुछ बदलाव? जो वही रहेगा, रिवाज बदलेगा, कोई उल्टा पलटी नहीं होगी। फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति लोगों का अथाह प्रेम, अटूट विश्वास और जयराम जी ने जिस तरीके से जमीन पर सारी चीजों को उतारा है, उसके लिए हिमाचल की जनता इच्छुक है, उत्सुक है भारतीय जनता पार्टी को समर्थन। हिमाचल प्रदेश में आज चुनाव हुए तो वहीं दिल्ली एमसीडी की तैयारियों ने भी जोर पकड़ लिया है। केजरीवाल ने बीजेपी से 15 साल कामकाज का हिसाब मांगा तो बीजेपी ने आप पर आरोपों की पूरी किताब खोल डाली।
ये माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की तस्वीर नहीं दिखाई दे रही, बल्कि वो महाठग की दिखाई दे रही है। नीचे है टैक्स पेयर के रुपए से देते हैं। ये दूसरी पार्टी वाले वचन पत्र जारी करते हैं, फिर 5 साल उस पर कुछ नहीं करते तो अगली बार कहते हैं नहीं इस बार संकल्प पत्र जारी करेंगे, फिर उस पर भी कुछ नहीं करते तो अगली बार कहते हैं इस बार हम मैनिफेस्टो जो मर्जी कह लें। अपने अपने चुनावी वादों के बाद अब एमसीडी की सियासी लड़ाई बढ़ गई है। विकास वाली राजनीति के बीच धर्म वाली जंग भी छिड़ गई है, क्योंकि बीजेपी सवाल उठा रही है कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले राजेंद्र पाल गौतम को स्टार प्रचारक क्यों बनाया? क्या आपने हिंदुओं के अपमान के लिए फिर से ये कदम उठाया? शब्द राजेंद्र पाल गौतम के थे विषैले, नफरत भरे। सोच अरविंद केजरीवाल की ही थी। रहा नहीं गया अपने नफरती नेता के बिना, उनको स्टार कैंपेनर बनाया। स्टार कैंपेनर बना के जिम्मेदारी ये दी जाके हिंदू देवी देवताओं को खूब गाली देना। एमसीडी के चुनाव से पहले बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है। केजरीवाल का नोटों पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर वाला बयान याद दिला रही है। दिल्ली सरकार के विज्ञापन के जरिए अरविंद केजरीवाल की नीयत पर सवाल उठा रही है। टैक्स पेयर के रुपए से एक इश्तिहार दिया। ये इश्तिहार आप देखिएगा ध्यान से, ऊपर अच्छा नीचे, सॉरी महाठग नीचे है, ऊपर नहीं है। माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की तस्वीर नहीं दिखाई दे रही, बल्कि वो महाठग की दिखाई दे रही है। नीचे है टैक्स पेयर के रुपए से देते हैं। अपने एडवर्टाइजमेंट में तो नहीं दूंगा। एमसीडी की 250 सीटों के दंगल में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। मंत्री पद छोड़ने वाले राजेंद्र पाल गौतम के जरिए केजरीवाल को घेरा तो मुख्यमंत्री ने खुद इसका जवाब दिया। बीजेपी पर मुद्दों से भटकाने की राजनीति का आरोप लगा दिया। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, कोई 5 काम बता दो जो आपने 15 साल में किए हो। कोई 5 काम बता दो जो 15 साल में एमसीडी, चलो 5 मत बताओ, 2 ही काम बता दो जो तुमने 15 साल के, मतलब 24 घंटे बैठ के मेरे को गाली देते हैं, ढोंगी है, राक्षस है, आतंकवादी है, खालिस्तानी है। ये क्या राजनीति है? केजरीवाल बीजेपी से एमसीडी के 15 साल का हिसाब मांग रहे हैं। बीजेपी के हमलों के जवाब में दिल्ली सरकार के काम को गिना रहे हैं। इस बात पे वोट मांग रहे हैं वो, इस बात पे वो चाहते हैं, तो जनता तय कर लेगी कि उनको वोट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। 7 को नतीजा आ रहा है ना, 7 को नतीजे आ जाएंगे। मतलब वो वोट किस चीज पे मांग रहे हैं? इस चीज में केजरीवाल राक्षस है, केजरीवाल ये इस चीज पे वोट मांग रहे हैं। उधर बीजेपी केजरीवाल के दिल्ली मॉडल को छलावा बता रही है, विकास के हर एक दावों पर सवाल उठा रही है। भगवान बचाए इस दिल्ली मॉडल से। शिक्षा की बात करते करते शराब का घोटाला कर बैठे, स्वास्थ्य की बात करते करते घोटाला कर बैठे, पानी की बात करते करते पानी माफियाओं को परिश्रय दे दिया, और यमुना का पानी आपने देखा कितना बह गया, और यमुना का पानी कितना पोल्यूटेड हो गया वो भी आपने देख लिया। तो भगवान बचाए इनसे, और इसीलिए ये प्रचार हिमाचल करने नहीं आ रहे, क्योंकि मालूम है पंजाब की हवा यहां तक पहुंची हुई है। इस सियासी वार पलटवार के बीच आपने एमसीडी के 134 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। एमसीडी चुनाव को लेकर अपनी तैयारी तेज कर दी है। उधर बीजेपी और कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को फाइनल करने में जुटी हुई है। इन सब के बीच बीजेपी के हिंदू कार्ड ने फिर एमसीडी वाली सियासत को हवा दे दी है। सुशांत मेहरा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी और बीजेपी का घमासान जारी है, तो वहीं बंगाल में टीएमसी और बीजेपी की लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही।
टीएमसी के मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर आपत्तिजनक टिप्पणी की और इसे लेकर अब बीजेपी हमलावर है। राष्ट्रपति केमन देखते बाबा? सियासी दंगल मर्यादा की एक बड़ी अहमियत होती है, जिसे इस बार टीएमसी नेता अखिल गिरी ने लांघा है, जिन्होंने देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर विवादित टिप्पणी की है। তোমার রাষ্ট্রপতির চেয়ারকে আমরা সম্মান করি, তোমার রাষ্ট্রপতি কেমন দেখতে বাবা? जब अखिल गिरी की ये टिप्पणी सियासी कसौटी पर उतरी तो बयान के मायने निकाले गए। मामला महिला के सम्मान से जोड़ा गया, आदिवासियों के अपमान तक बात पहुंच गई और बीजेपी ने टीएमसी नेता को चौतरफा घेर लिया। बंगाल की वो मुख्यमंत्री जो हर मुद्दे पर प्रेस के सम्मुख कोई ना कोई बयान निश्चित रूप से देती हैं, वो तब क्यों चुप्पी साध कर बैठी हैं जब उनके एक नेता देश की राष्ट्रपति पर इस प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। तो मैं तृणमूल के उस नेता का बयान नहीं सुनना चाहती, मैं चाहती हूं कि ममता जी हमको ये बतलाएं कि वो उस नेता को कब तृणमूल से बर्खास्त करेंगी और उनको मंत्री पद से कब हटाएंगी। दरअसल ये विवाद शुरू हुआ बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के बयान से। 4 बार के विधायक और कैबिनेट मंत्री अखिल गिरी पूर्वी मेदिनीपुर क्षेत्र के कद्दावर नेता माने जाते हैं। ये इलाका बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष का भी गढ़ माना जाता है, जिन्होंने एक सभा में तंज कसते हुए कहा था कि अखिल गिरी दिखने में अच्छे नहीं लगते। फिर क्या था, अखिल गिरी जवाब देते देते अपनी सीमा लांघ गए। महिला और राष्ट्रपति दोनों का सम्मान भूल गए। विवाद बढ़ा तो अब अखिल गिरी सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। मैं राष्ट्रपति संविधान का प्रधान है हमारा देश में, इसलिए हम राष्ट्रपति को रिस्पेक्ट करते हैं, उनको चेयर में को सम्मान करते हैं। लेकिन मैं मंत्री हूँ राज्य सरकार का, मैं संविधान को सामने रख के शपथ लेके मैं मंत्री हूँ। लेकिन हमको कुछ बोला तो संविधान को असम्मान करते हैं। तो शुभेंदु अधिकारी जो बोलेगा, इसलिए हम राष्ट्रपति नाम लेकर नाम नहीं धरते हैं, राष्ट्रपति को लेकर हम कंपेयर करते हैं कि देखने का विचार नहीं है, इसलिए हम राष्ट्रपति को कोई असम्मान नहीं करते। अधीर रंजन के बाद अब अखिल गिरी के बयान को बीजेपी ने सियासी मुद्दा बना दिया है, जिसे लेकर वो टीएमसी को घेरने की कोशिश कर रही है। आज तक ब्यूरो। अब बात पहाड़ों की करते हैं, जहां मौसम ने करवट ली है। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। चमोली की नीमती घाटी और केदारनाथ में बर्फ गिरी है और उसने मैदानी इलाकों में ठंड को बढ़ा दिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए किस तरह से ठंड यहां बढ़ गई है और सफेद बर्फ की मोटी चादर जो है वो यहां पर आपको नजर आ रही है। कपाट बंद हो चुके हैं, लेकिन अब बर्फबारी जो है उसने पूरी घाटी को मान लो छकासा दिया है। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।